हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर मॉडल ऑफ एटम। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक है बीएससी एमएससी या 11वीं 12वीं में। तो ये हमारा क्या होगा, किस तरीके से इसमें प्रश्न आएंगे, कैसे आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, वो सब देखेंगे। और इसका प्रश्न किस तरीके से आता है, इसको पढ़ने के बाद, बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद हम लास्ट में डील करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कैसे उसको आंसर करना है। पहले पढ़ लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं के स्पष्टीकरण हेतु सन 1913 में नील बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रदरफोर्ड, हम पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से काम आता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए और हाइड्रोजन परमाणु की जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है उसको देखने के लिए हमारा बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तावित हुआ है। तो इन्होंने क्या बोला गया है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या बोला गया है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। तो क्या है हमारा कक्षा या ऑर्बिट, उसको पहले देखते हैं। देखो क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर स्वीकृत वृत्ताकार सर्किल पथ पर घूमते हैं, जिन्हें ऑर्बिट कहते हैं। तो देखते हैं ये डायग्राम से। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्जेस शो किया गया है वो न्यूक्लियस है हमारा। और यहाँ पे एक एक सेल शो किया गया है। देखिए यहाँ पे कक्षा जिसको बोलते हैं, या ऑर्बिट बोल सकते हो आप। तो ऑर्बिट, ये वाला जो एक 1 या के लिया गया है वो ऑर्बिट है, 2 या एल लिया गया है वो भी ऑर्बिट है। तो यही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से अपने ऑर्बिट पे घूम सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा या ऑर्बिट ऊर्जा की निश्चित मात्रा से संलग्न रहती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल या ऊर्जा कोष या एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, या तो आप बोल सकते हो एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो या एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो, जिस कक्षा में ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसको। और जो एनर्जी स्टेट है या ऊर्जा स्तर को हम क्या बोलते हैं, क्रमशः 1 2 3 4 आगे ये बढ़ता चले जाएगा, जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने कक्षा में प्रेजेंट है, कितना ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसके अनुसार से। तो 1 को क्या यहाँ पे बोलेंगे, के बोलेंगे। 2 को क्या बोलेंगे, एल। 3 को एम। 4 को एन। इस तरीके से 5 अगर रहता है तो आगे बढ़ता जाता है। तो इसी को बोला गया है ऊर्जा स्तर को क्रमशः 1 2 3 4 या के एल एम एन इत्यादि से व्यक्त किया गया है। अब क्या है, जो नाभिक है न्यूक्लियस के सर्वाधिक समीप ऊर्जा स्तर या कोष को प्रथम 1 या के कोष नाम दिया गया है। क्योंकि हमें कंफ्यूज होता है कि ऊपर पहले इधर से नंबरिंग करें कि इधर से नंबरिंग करें। तो पहले भी बता दिया गया है कि अगर हमारा न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके प्रथम ऑर्बिट, मतलब कि पहले एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, ये वाला पहला जो है हमारा, उसको 1 देंगे। फिर इधर से हम बढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके, ना कि हमें ऊपर से अंदर जाना है, बल्कि हमें अंदर से बाहर जाना है 1 2 3 4 करके। तो ये हुआ हमारा। अब अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि निश्चित ऊर्जा स्तरों या एनर्जी लेवल या ऊर्जा कोषों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ना तो क्षय होता है और ना ही वृद्धि होती है। मतलब कि ना ही ह्रास होता है, ना ही आपकी इंक्रीजिंग होती है। अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई परिवर्तन ना किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी ऊर्जा क्षय के उस कोष में हमेशा घूमता रहेगा। जैसे कि हम एक डायग्राम के द्वारा बताते हैं। देखिए ये क्या बोला गया है, मान लो कोई आपका इस तरीके से एटम है बोला गया है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ये है हमारा रदरफोर्ड के जो भी मॉडल है। अब क्या बोला गया है, जैसे कि मान लो इसमें ऊर्जा ह्रास हो रही है, वृद्धि हो रही है, या कमी हो रही है, या अधिकता हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी आपका घूम रहा है, अगर उसकी कमी या अधिकता होगी तो वो क्या करेगा, लास्ट मोमेंट में जाकर वो आपका न्यूक्लियस में, नाभिक में वो समा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा बोला गया है। क्या बोला गया है कि जितना ऊर्जा वो उसका पहला रहता है उस उतना ही आपका बाद में भी होता है। मतलब कि परिवर्तन ना किया जाए तो बोला गया है, बिना किसी ऊर्जा के परिवर्तन के वो अपने कोष पे ही हमेशा घूमता रहेगा। जैसे कि मान लो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये बाहर वाले सेल में, तो इसमें ना तो कमी हो रही है ना तो अधिकता हो रही है, तो ये क्या करेगा, इसी कोष में घूमेगा, ना तो यहाँ जाएगा ना ही ऊपर जाएगा। तो इसमें परिवर्तन उतना नहीं होता जितना हम सोच सकते हैं, या ना के बराबर ही है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में थोड़ा बहुत और है, देखते हैं। चूंकि इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है, अतः इन ऊर्जा स्तरों या कोशों को स्थिर ऊर्जा स्तर या स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कहा गया है। बदलती नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थिर ऊर्जा स्तर, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट बोला गया है। इससे इससे इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत क्वांटाइज्ड होती है। मतलब कि क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या होती है। तो आपका ऊर्जा जो होता है उसका क्वांटीकृत या क्वांटाइज्ड बोल सकते हो, कि परिवर्तित नहीं होता, उसको क्वांटाइज्ड बोल सकते हैं। और क्या होता है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कहा गया है उसको। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बोला गया है उसको देखते हैं हम। चौथा पॉइंट है, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम के कुछ निश्चित मान होते हैं। कोणीय संवेग के केवल संभावित मानों को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि ऊर्जा तो हम देख लिए, एनर्जी लेवल, एनर्जी किस तरीके से होता है, एनर्जी ना तो कम होती है ना तो अधिकता होती है। अब क्या किया गया है कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग मतलब कि एंगुलर मोमेंटम को शो किया गया है यहाँ पे, कि क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ये होता है nh/2 पाई करके। तो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। अब एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मतलब कि और क्या कर सकते हैं हम, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2 पाई का पूर्णांक गुणज मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये हुआ। तो अब ये तो फार्मूला जनरेट हुआ, जनरेट मतलब कि बता दिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है। तो इसको एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसको कैसे समझेंगे, देखो। एम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भी क्या है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग। आर क्या है, कक्षा की त्रिज्या है, रेडियाई। एच क्या है, प्लांक स्थिरांक। एन क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, जो हमारा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो क्या बोला गया है, ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए हम इस तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, मान लो कहीं पे ये न्यूक्लियस है हमारा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये वाला द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान देखेंगे, इसको बोलते हैं m। और वो किस गति से आपका घूम रहा है उस ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं v। और यहाँ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो बाह्य कक्ष की दूरी है उसको हम बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है। तो इसका द्रव्यमान, जो भी आपका परमाणु है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना वेग से कितनी त्रिज्या से घूमता है, वो होता है आपका एक पूर्णांक संख्या n और प्लांक कांस्टेंट बाई 2 पाई करके होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब इसके अनुसार से, जैसे कि वही बोली थी मैं कि इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर ऊर्जा में बना रहता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक में नहीं घुस जाता है। वो अपना, मान लो ये नाभिक है तो यहीं पे इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, ना कि वो नाभिक में पूरा विलीन नहीं हो जाएगा न्यूक्लियस पे। तो अब देखते हैं, जैसे कि और क्या बोल सकते हैं, क्या बोले हैं हम कि एक पूर्णांक हो सकता है, अतः इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के मान h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई, इस तरीके से आगे पूर्णांक आदि हो सकते हैं। कोणीय संवेग के भिन्नात्मक मान मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू संभव नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू संभव नहीं है बोल रहा है। और मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको, कि फ्रैक्शनल वैल्यू संभव नहीं है तो ऊर्जा के समान कोणीय संवेग भी क्वांटीकृत हो सकते हैं। मतलब कि ऊर्जा अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है तो क्वांटाइज्ड है बोल सकते हैं। तो ये भी जैसे कि अभी हम देखे थे, क्या वाला फार्मूला देखे थे, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। तो मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, h/2 पाई आ जाएगा। वैसे ही अगर n इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2h/2 पाई हो जाएगा। वैसे ही n इज इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3h/2 पाई हो जाएगा। लेकिन अभी हम ये सब जो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो
देख रहे हैं क्या कि कभी हमारा इसका वैल्यू है वो फ्रैक्शनल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फ्रैक्शनल कभी भी ये वैल्यू नहीं आएगा, भिन्नात्मक मान नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? क्वांटीकृत, मतलब कि क्वांटाइज होता है बोला गया है। ये हुआ। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार से क्या बोला गया है। फिफ्थ पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा अवशोषित होती है एवं इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा स्तर मतलब कि ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है, मतलब कि एक्साइटेड हो जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट कहा गया है। इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के जरिए समझते हैं क्या होगा, क्या बोला गया है उसको। देखो, जब हमारा ये इलेक्ट्रॉन पहला ग्राउंड स्टेट में है बोल रहे हैं, ये होता है ग्राउंड स्टेट। एक और स्टेट होता है ऊपर वाला स्टेट, उसको बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। इसको बोलते हैं मूल अवस्था, इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है कि अगर हम इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको कुछ ऊर्जा, कुछ मात्रा में ऊर्जा दिया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो नहीं रहेगा। जैसे कि हम एक जगह पे बैठे हैं, हम लोग को ऊर्जा दिया जा रहा है, वहां पे गर्म कर दिया जा रहा है, तो हम तो वहीं पे नहीं बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा इधर राइट साइड ऊपर साइड जहां पे भी मूव करना चाहेंगे मूव कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या है कि अगर नीचे में है तो वो क्या करेगा, कूदेगा ऊपर, जंप करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर ऊपर लेवल में चला जाता है। तो अब क्या है कि चूंकि क्या बोल सकते हैं हम, एक्साइटेड स्टेट अस्थायी अवस्था होता है, मतलब कि अनस्टेबल होता है। अतः इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में पुनः कूद जाता है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में पुनः आ जाएगा। जैसे कि ये वाला देखो, ये यहाँ पे अस्थायी है, मतलब कि अनस्टेबल है, यहीं पे रहेगा। तो फिर क्या करेगा वो, धीरे धीरे या तो सीधा कूद जाएगा या धीरे 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 एक एक स्टेप में करके कूदेगा। इस प्रक्रिया में उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश के रूप में कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है। जैसे कि हम ग्राउंड में हैं, ऊपर जा रहे हैं, देखो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर हम खाना पीना अच्छा से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड हो जा रहे हैं, मतलब कि ऊर्जा अधिक हो जा रही है। तो जब खा के एनर्जी रहता है तो हमारा क्या रहता है, ऊर्जा अधिक रहता है। लेकिन कुछ देर बाद 2 घंटा 3 घंटा जितनी जिसकी कैपेसिटी रहती है वो क्या हो जाता है, फिर उसका ग्राउंड मतलब कि थकावट की स्टेट में आ जाती है। तो वही है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पहले एनर्जी लेकर हमारा एक्साइटेड हो जाता है, फिर वो कुछ देर वहां पे रहता है एक्साइटेड स्टेट में, फिर क्या करेगा वो धीरे धीरे या तो सीधा आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, या क्या करेगा धीरे 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 एक एक स्टेप में करके आते जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हो जा रही है, वही तो नहीं रहेगी ना, जैसे हमारा पहला ऊर्जा था बाद में कम हो जाएगी ऊर्जा। तो वही बोला गया है कि अब क्या है कि दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है, या तो अवशोषित हो सकती है ऊर्जा या उत्सर्जित हो सकती है, अब्जॉर्ब हो सकती है या आपका इमिशन हो सकता है। तो इसके जो बीच ऊर्जा अंतर है उसको हम क्या से शो कर रहे हैं, डेल ई से शो करते हैं। ये वाला हमारा जो ऊर्जा अंतर है वो शो होता है डेल ई से। और डेल ई का मान क्या होता है, जैसे कि हम किसी का अंतर निकालते हैं तो बड़ा वाला वैल्यू से छोटा वाला वैल्यू घटाते हैं, तो वही है। देखो, ये मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E2 और इसको मान लेते हैं हम E1, ये हुआ। तो अब देखो यहाँ पे E2 माइनस E1 लिखा गया है, मतलब कि जो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी है आपकी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको हम ग्राउंड स्टेट से माइनस करेंगे तो हमारा जो परिवर्तन है एनर्जी का वो निकल आएगा। तो ये हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल ई इक्वल टू क्या है, ऊर्जा का अंतर। E2 क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर मतलब कि हाई एनर्जी लेवल, और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर मतलब कि लो एनर्जी लेवल है। ये हुआ, ये कंफर्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि ये इतना तक हमारा 5 पॉइंट तक बोर का परमाणु मॉडल था। अब बोर के परमाणु मॉडल की सफलता क्या रही है कि या असफलता क्या रही है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सफलता देखेंगे, बाद में इसका असफलता देख सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में वही है, पहले सफलता या क्या कर सकते हैं सिद्धांत पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा बहुत सीमाएं या असफलता आता है। तो बोर के परमाणु मॉडल की सफलता, सक्सेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। तो इसमें भी पॉइंट पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं कि इसकी सफलता क्या रही है। तो सबसे पहला सफलता है हमारा, बोर का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व को स्पष्ट करता है, मतलब कि स्थायित्व मतलब कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये स्पष्टिफाई करता है। तो देखते हैं बोर सिद्धांत के अनुसार
इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्ष में घूमते हुए ऊर्जा का क्षय नहीं करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का सतत क्षय होकर नाभिक में गिरना संभव नहीं है, अतः परमाणु स्थायी है। देखो क्या बोला गया है कि जिस तरीके से हम पहले बनाए थे ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, अब इलेक्ट्रॉन क्या बोला गया है कि ये धीरे धीरे अपना ह्रास ना करते हुए ये नाभिक में पूरा का पूरा नहीं गिर जाता है, बोल रहा है। क्या बोला गया है कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऑर्बिट होता है, कक्षा जिसको बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और ये इसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बोर का यही मानना है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा या जिस ऑर्बिट में रहते हैं उसी में रहेंगे, ना तो वो कम एनर्जी होती है ना ही अधिक एनर्जी होती है। तो वही बोला गया है कि सतत क्षय होकर नाभिक में गिरना संभव नहीं है, बोल रहा है। मतलब कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत हुआ और जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसी ऑर्बिट में घूमेगा, बोल रहा है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जहां पे घूम रहा है वहीं पे रहेगा, उसमें ना तो न्यूक्लियस पे फर्क आ रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन पे फर्क आ रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी बना रहेगी। नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आ जाएगा तो हमारा तो कोई सभी एटम या जो परमाणु है वो बनना संभव ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्या बोला गया है, परमाणु के स्थायित्व बना रहता है, जैसा परमाणु दिखता है हमें वैसा ही वहां पे दिखेगा। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला गया है कि बोर सिद्धांत ने हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में सहायता की है। मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए यहाँ पे स्पेक्ट्रा जनरेट किया गया है या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना की गई है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया है, क्या हो रहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के विभिन्न अभिगृहितों पोस्टुलेट के आधार पर हाइड्रोजन के nth कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना की जा सकती। मतलब कि एक दो नहीं, पूरा का पूरा हमारा nth कोष के लिए एनर्जी की गणना की गई है तथा इसकी सहायता से हाइड्रोजन के समान हीलियम प्लस एवं लिथियम 2+ की ऊर्जा की गणना की गई है। तो आप देखिए कि हीलियम जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो सामान्य हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 और हीलियम के लिए कितना होता है 2, लिथियम के लिए कितना होता है 3। परमाणु क्रमांक यही होता है ना, एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, हीलियम, क्या बोला गया है यहाँ पे, हीलियम ना बोल के हीलियम प्लस और लिथियम 2+। तो प्लस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक से उसको माइनस कर देते हैं। तो हीलियम प्लस मतलब कि 2, हीलियम का 2 होता है, इसमें -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और वैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो यहाँ पे 2+ है तो 3 में आपका 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके लिए जेड का मान हमारा, सॉरी जेड का मान बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे हीलियम और लिथियम ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, हीलियम प्लस और लिथियम 2+ लिखेंगे। ये हुआ, ये समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए कि किस तरीके से एनर्जी nth कोष मतलब कि nth सेल के लिए किस तरीके से एनर्जी का कैलकुलेशन किया गया है। तो फार्मूला देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा, En मतलब कि En मतलब कि E एनर्जी के लिए है और N क्या है, nth सेल के लिए, ठीक है, या कोष के लिए है। इक्वल टू क्या होता है, ये माइनस है, माइनस में होता है यहाँ पे इक्वल टू 2π² me4 z² n² होता है। दे दिया गया है यहाँ पे सीधा का सीधा आपको एनर्जी का फार्मूला। वैसे कैलकुलेट करने के लिए आता है, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप सीधा का सीधा डायरेक्ट लिख देंगे कि एनर्जी के nth कोष के लिए ये हमारा फार्मूला है करके। तो यहाँ पे किसी किसी को कंफ्यूज हो रहा होगा कि एम क्या है, ई क्या है, जेड क्या है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। एम है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब कि चार्ज, एच है प्लांक स्थिरांक या प्लांक कांस्टेंट बोलते हो आप। तो अब इन सब का अगर मान रखने पर क्या आता है, हमारा ई एन का मान ये वाला आता है। मान रख दिए हैं, आपके सिलेबस में सीधा का सीधा मान रख दिया गया है, तो मैं यहाँ पे मान रखती हूँ। नहीं तो कैलकुलेट करना अगर किसी को नहीं आ रहा है तो कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ई एन इज टू क्या हो गया, -2.178 इंटू 10⁻18 z²/n²। क्या 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 रखे हैं देखो, एम का मान रखे हैं, ई का मान रखे हैं और एच का मान रखे हैं। तो ये हमारा आया है और यूनिट क्या दे रहा है, जूल पर एटम दे रहा है।
ये हुआ। अब इसको जूल पर एटम ना लिखकर किलो जूल पर मोल लिखेंगे तो ये वाला जो फार्मूला है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो जनरली आपके सिलेबस में ये वाला फार्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये वाला फार्मूला आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस तरीके से होता है। तो ई एन इज टू क्या होता है, -1312 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल होगा। ये हुआ। तो अब ये वाला फार्मूला याद रखिएगा थोड़ा सा। अब इसमें इस वाले को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम या इस ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला, दोनों में से कोई किसी का भी आप ले सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए किस तरीके से फार्मूला कैलकुलेट करेंगे करके। तो एक वाले फार्मूले में कैलकुलेट करके देखते हैं। हाइड्रोजन एटम हेतु जेड इज इक्वल टू 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है ना, तो इसलिए जेड इज इक्वल टू 1 होता है। हाँ, जेड क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक मतलब कि एटॉमिक नंबर है। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता है तो ई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.178 इंटू 10⁻18 बाई एन स्क्वायर। देखो इसको हम ये वाले फार्मूले में किए हैं, तो ये जो जेड स्क्वायर है उसके जगह हम क्या लिए हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर या 1 क्या है, 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगा। ये हुआ। अब देखो, मान लो किलो जूल पर मोल में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के लिए कि एनर्जी का मान क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि -1312 बाई एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6022 इंटू 10⁻19 जूल। ये हुआ। तो इसको किलो जूल पर मोल को हम चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, एनर्जी का मान -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। ये हुआ। तो हम डायरेक्ट ऐसा कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं क्या कि एन अगर बढ़ेगा तो एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो इस वाले फार्मूले में देखो, ये वाला फार्मूला में कि ई एन यहाँ पे है और एन क्या है आपका नीचे में है, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट फार्मूला निकाल सकते हैं क्या कि ई एन अगर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है -1 बाई एन स्क्वायर के, मतलब कि अगर एनर्जी बढ़ेगा तो आपका एन कम होगा। या क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा एन बढ़ रहा है, कोष की संख्या बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। जैसे कि अंतर देख रहे हैं E2 माइनस E1, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी E3 माइनस E2 से, और E4 माइनस E3 का तो और कम होगा। ठीक है, तो एन के मान में वृद्धि से दो क्रमबद्ध ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा का अंतर डेल ई कम हो जाता है, बोल रहा है। मतलब एन अगर बढ़ेगा तो इसके बीच जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। अतः सॉरी, उदाहरण के लिए हम ग्राउंड स्टेट n इज टू 1 में ऊर्जा एवं उत्तेजित अवस्था n इज टू 2, 3, 4, 5 आदि जो भी लेना है ले सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन आगे किस तरीके से दी जा सकती है उसको बता दे सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो, ये है आपका E1 के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, कि मान कितना होता है, -13 कितना होता है यहाँ पे 1312 किलो जूल पर मोल। वैसे ही अगर हम देखते हैं E2 के लिए बढ़ते हैं तो ये कम हो रहा है, देखिए सब में ऊपर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस एन स्क्वायर करके, तो इसीलिए कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया गया है, देखिए किस तरीके से होगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी ले सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए क्या होगा एनर्जी का मान, फिफ्थ के लिए क्या होगा, ये सब दिया गया है। ठीक है, इस फार्मूला में पुट करिएगा आराम से निकल जाएगा। ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करके देखना, फिर आसानी से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम बोले हैं कि हीलियम प्लस और लिथियम 2 प्लस के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए हमारा तो जेड का मान होता है 1, लेकिन हीलियम हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन होता है 1, बट हीलियम प्लस रहे या हीलियम रहे आपका तो वो क्या है हमारा कि जेड का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हीलियम प्लस के लिए जेड इज 2 होता है और लिथियम 2 प्लस के लिए जेड इज 3 होता है। तो उसमें सब में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसमें मान रख के देखिएगा, आएगा ये वाला। तो अब देखते हैं,
अब ये तो 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम कि क्या बोला गया है सफलता में। बोर सिद्धांत से बोर त्रिज्या की गणना करना, कि बोर जो सिद्धांत पढ़े हम उसकी बोर त्रिज्या की गणना किस तरीके से कर सकते हैं। बोर थ्योरी हैज हेल्प्ड इन कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस। तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार से nth कक्षा की त्रिज्या निम्न समीकरण से दी जा सकती है। जैसे कि एनर्जी के लिए कैलकुलेशन वहां पे फार्मूला दे दिया गया था, यहाँ पे भी हमारा त्रिज्या मतलब कि रेडियाई के लिए फार्मूला दे दिया गया है। क्या होता है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 एन स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड होता है। जो ए नॉट मतलब कि ए नॉट क्या है, ये हमारा ए नॉट है, ए नॉट, ठीक है। तो ए नॉट होता है 52.9 पीएम या पिकोमीटर जिसको बोलते हैं। तो आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट एन स्क्वायर। इन सबको हम क्या माने हैं, ये सबको ए नॉट के रूप में लिए हैं। तो ए नॉट एन स्क्वायर ले सकते हैं आप। ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हो या ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हो। इस प्रकार प्रथम स्थिर अवस्था की त्रिज्या बोर त्रिज्या कहलाती है एवं इसका मान 52.9 पिकोमीटर या 0.0529 नैनोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। आप तीनों यूनिट में किसी एक यूनिट को लेगो तो भी चलेगा, तीनों यूनिट नहीं याद रखता है तो कोई बात नहीं है। अब क्या बोला गया है कि अतः हाइड्रोजन अणु के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन अणु बोला गया है, ठीक है, मॉलिक्यूल। इसी प्रकार हाइड्रोजन जैसे अन्य आयनों के लिए निम्न समीकरण की त्रिज्या की गणना की जा सकती है। जैसे कि आर एन इज इक्वल टू हम ले सकते हैं ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1, हीलियम के लिए कितना होता है 2, लिथियम के लिए होता है 3। तो या तो ये ले सकते हो हाइड्रोजन लाइक के लिए या ये वाला ले सकते हो आप। और जेड क्या है, नाभिकीय आवास या परमाणु क्रमांक है हमारा। तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा पॉइंट सफलता में। तो चौथा पॉइंट है बोर सिद्धांत से हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण प्राप्त होता है। किस तरीके से प्राप्त होगा उसको देखते हैं। बोर के परमाणु मॉडल में किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। सभी में अपना अपना निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अपना अपना अलग अलग होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने लोवेस्ट संभावित ऊर्जा स्तर पर होता है मतलब कि ग्राउंड स्टेट पर होता है तो इसे मूल अवस्था मानी गई है। जब इन्हें ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तर पर जंप करते हैं। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, इसको इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है तो ये क्या होता है, ऊपर जंप करता है। तो उसी को बोला गया है बार बार। इस समय इलेक्ट्रॉन की अवस्था को एक्साइटेड स्टेट माना गया है। जब जंप करता है मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट को क्या बोला गया है, एक्साइटेड स्टेट बोला गया है। एक्साइटेड स्टेट अस्थायी होती है, अनस्टेबल पहले ही देख लिए हैं। अतः इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में लौटने की प्रवृत्ति होती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में लौट कर आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर के बराबर ऊर्जा क्वांटम के रूप में उत्सर्जित होती है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ इसको पहले भी देख चुके हैं, डेल ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन करके। तो एक लेते हैं हम, डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एक फार्मूला पढ़े हैं हम जिसको हम प्लांक समीकरण बोल सकते हैं, डेल ई इज इक्वल टू एच न्यू करके। तो देखो इस न्यू का मान हमें चाहिए तो ये एच को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ले आएंगे। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ई बाई एच हो जाएगा। अब डेल ई को हम इसमें पुट कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे डेल ई का मान इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन बाई एच हो जाएगा। और एच क्या है हमारा, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी किस तरीके से स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो, मतलब कि बोर सिद्धांत से हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो आप। न्यू क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जिसको बोलते हो। अब हम पांचवा सफलता देखेंगे। पांचवा क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रल रेखाओं के प्रकट होने का स्पष्टीकरण। यहाँ पे इसका किस तरीके से रेखिक, जैसे कि बोलते हैं रैखिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं या स्पेक्ट्रम रेखाएं बोल सकते हैं, तो वो किस तरीके से स्पष्ट होता है उसको देखेंगे। तो क्या बोला गया है, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम सबको पता है हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन रखता है, एक इलेक्ट्रॉन रखता है, जो कि किसी समय उत्तेजित होकर किसी उच्च स्तर हायर लेवल पर जा सकता है। लेकिन तब भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रृंखलाओं में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है बोल रहा है, ठीक है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो अब एक से अधिक स्पेक्ट्रम रेखाएं या स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं
पहला होता है लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा है पाश्चन, चौथा ब्रैकेट, पांचवा है फुंड। श्रृंखला इस तरीके से रेखाएं स्पष्ट हो सकती हैं। अब देखो इनकी उत्पत्ति भी बोर सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल रेखाओं को प्रकट करो, तो वो बोर के सिद्धांत के द्वारा प्रकट करना है आपको, मतलब कि लिखना है। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति भी बोर सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। हाइड्रोजन के किसी भी सैंपल में परमाणुओं की काफी अधिक संख्या होती है। जैसे कि हम ले रहे हैं कोई सैंपल हाइड्रोजन का, तो इसमें परमाणु बहुत सारे होंगे। हाइड्रोजन का सैंपल ले रहे हैं तो ये तो नहीं बोल सकते कि हमारा एक ही हाइड्रोजन है करके। तो इसमें जब विद्युत विसर्ग मतलब कि इलेक्ट्रिक आर्क प्रभावित किया जाता है, तो विभिन्न परमाणु एटम्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी की भिन्न भिन्न मात्रा अवशोषित कर लेता है। एक समान तो मात्रा अवशोषित नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, अलग अलग मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। और इस प्रकार विभिन्न ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल पर उत्तेजित अवस्था मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट है आपका एक्साइटेड स्टेट, तो ये जंप करेगा, उसी को बोला रहा है। अब क्या बोला गया है कि एक्साइटेड स्टेट के अनस्टेबल होने के कारण, जैसे कि हमारा ये ग्राउंड है, ये एक्साइटेड है, तो ये एक्साइटेड स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण या तो ये धीरे धीरे करके ग्राउंड में आता है या सीधा डायरेक्ट ग्राउंड में आ जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट के अनस्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस लौटते हैं। वापसी के समय यह आवश्यक नहीं होता है कि उसी रास्ते से वापस लौटे, मतलब कि ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कि सीधा डायरेक्ट चला जा रहा है कि एक स्टेप बाद एक स्टेप करके जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में यदि हम डाल रहे हैं, देखो ये n=4 है, ये ग्राउंड स्टेट n=1 है, तो मान लो एक्साइटेड स्टेट में पहले से ही चला गया है n=4 वाले एनर्जी लेवल में, तो किसी परमाणु में यह खुद मतलब कि जंप में n=1 ग्राउंड स्टेट में आ सकता है। पहले में क्या है कि सीधा वो ग्राउंड स्टेट 1 में आ गए हैं। दूसरा में क्या किया है, पहले वो तीसरा में गया है, मतलब कि n=3 लेवल में गया है, फिर क्या गया है 3 आने के बाद वो फिर से 1 में गया है। ये दूसरा पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बोला गया है कि पहले वो 2 में जाएगा और 2 में जाने के बाद वो क्या कर देगा, फिर 1 में जाएगा। मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, बोल रहा है कि उसकी वापस में सीधा डायरेक्ट जंप कर सकता है, सीधा ग्राउंड में आ सकता है, कि स्टेप बाय स्टेप आ सकता है, बोल रहा है। तो अगर इस तरीके से जंप हो सकता है, मतलब कि 3 कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, वही है n=4 से n=1 में वापस लौटने की इलेक्ट्रॉन की विभिन्न संभावनाएं को बता सकते हैं। और क्या बोला गया है कि इससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उपस्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है। सभी 5 श्रृंखलाओं में विभिन्न स्पेक्ट्रल रेखाओं की विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थिति किस तरह के दर्शाना है, एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, n=1 मतलब कि समझ रहे हैं ये ग्राउंड स्टेट है, ये हुआ। और n=8 मतलब कि ये हायर एक्साइटेड स्टेट है, ये भी एक्साइटेड स्टेट हो सकता है, ये सभी क्या हो सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं, बट ग्राउंड स्टेट n=1 ही रहेगा। तो हमें पता है कि या तो 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, जितना में भी है वो आ सकता है। तो उसके अनुसार से अगर 1 में आता है तो क्या है, 2 में आता है तो क्या है, उसके अनुसार से इसमें यहाँ पे स्पेक्ट्रल रेखा का नामकरण किया गया है। तो मान लो यहाँ पे 8 से या 7 6 5 4 3 2 1 से देखिए यहाँ पूरा ये एक्साइटेड, यहाँ से पूरा का पूरा 2 और 8 से कहाँ पे आया है, अगर 1 में आ रहा है हमारा स्पेक्ट्रल रेखा, मतलब कि एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है 1 में, तो उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रृंखला। ठीक है, या लाइमन श्रेणी कहते हैं। जैसे ही लाइमन श्रेणी में हमारा कौन सा होता है, यूवी क्षेत्र में ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये हुआ। अगर ये 1 पे ना आकर ग्राउंड स्टेट में 2 पे आता है, और हायर वही है कि 3 से 8 कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आपका उठ करके यहाँ पे आएगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 2 पे आना चाहिए। तो उस श्रृंखला को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, बामर श्रृंखला या बामर सीरीज बोलते हैं। और ये लाइट किसको ऑब्जर्व करता है, दृश्य क्षेत्र, मतलब कि हमारी आंखों से जो दिखाई देता है वो बामर श्रृंखला में आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्राउंड स्टेट हम बोल रहे हैं n=5 में आ रहा है एक्साइटेड करके, तो उसको क्या बोलेंगे, पाश्चन श्रृंखला बोलेंगे। अगर n=4 है, 4 में आ रहा है कोई सा भी जो स्पेक्ट्रल रेखाएं हैं, उसको बोलेंगे हम ब्रैकेट श्रृंखला। और अगर n=5 में आ रहा है, ग्राउंड स्टेप मार रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फुंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुड। तो पाश्चन से फुंड तक हमारा IR का रहता है। तो
ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। ये हमारा जो लाइमन श्रृंखला है वो कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या कौन से क्षेत्र में ये एब्जॉर्प्शन दिखाता है करके। ठीक है, तो लाइमन है यूवी, बामर है दृश्य, पाश्चन से फुंड तक है आईआर। 3 है आपका आईआर, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये वाला डायग्राम बनाना है, मतलब कि बनाना ही बनाना है। अगर वो पूछता है कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल रेखा को समझाइए, तो बोर के सिद्धांत के अनुसार से समझाना है और इस डायग्राम को बनाना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रृंखलाएं, तो 5 श्रृंखलाएं होती है। तो इसका श्रृंखला को, ये तो हो गया हमारा श्रृंखला किस तरीके से श्रृंखला बनता है या किस तरीके से स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, और स्पेक्ट्रम का किस तरीके से संख्यात्मक स्पष्टीकरण करना है उसको हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। अब ये क्या बोला गया है कि इसी को फिर से डील किया गया है कि अगर 8 है 1 है तो किस किस तरीके से मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। जब इलेक्ट्रॉन n=1 में आता है, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, लेकिन 1 में आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोले हैं, अभी देखे थे लाइमन सीरीज देखे थे। और अगर एक्साइटेड स्टेट हमारा 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 10 उधर भी रहेगा, और सेकंड में आता है तो उसको हम क्या बोले थे, अभी जस्ट बामर श्रेणी बोले थे या बामर श्रृंखला बोल रहे थे। ठीक है, तो इनकी आवृत्ति जैसे कि दृश्य क्षेत्र में है, ये भी देख चुके हैं। तो ये जो डायग्राम है इसी को डील किया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर हमारा श्रृंखला है वो 3rd में आता है तो उसको क्या बोले थे, पाश्चन श्रृंखला। ठीक है, अगर 4th में आता था तो उसको ब्रैकेट बोलते थे, अगर 5th में आता है तो उसको बोलते थे फुंड। तो 5 टाइप का यहाँ पे श्रृंखला मिलता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे फिर दिया गया है वही वाला, तो बार बार अगर लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। पहला क्या है, लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाश्चन, चौथा है ब्रैकेट और 5वां है फुंड। ठीक है, तो अगर याद नहीं होता तो फर्स्ट लेटर याद करिएगा। लाइमन का एल ले लेते हैं, बामर का बी, पाश्चन का पी, और ब्रैकेट का बी, और फुंड का आपका पी। ठीक है, या पी न लेकर एफ भी ले सकते हो, पी क्योंकि पी जो रहता है वो साइलेंट रहता है। तो एल बी पी बी पी, एल बी पी बी पी करके याद रख सकते हैं कि क्योंकि पेपर टाइम क्या होता है, हमारा प्रेशर ज्यादा रहता है तो हम भूल जाते हैं लाइमन पहले था कि बामर पहले था कि पाश्चन पहले था करके, तो याद रखना है। और क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर इसमें हमारा एक्साइटेड स्टेट 8 है या 9 है और वो जा रहा है n=1 में, तो ये कौन सा श्रृंखला है करके भी पूछ सकता है। अगर n=3 में जा रहा है हमारा, तो वो कौन सा श्रृंखला है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th वाला। अब 6th वाला देख लेते हैं। 6th में क्या बोला गया है, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के आयन ऊर्जा की गणना करना। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। यह वह ऊर्जा होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु में से पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। आयनन वही है कि आयनन ऊर्जा जहां पे भी लगाते हैं हमारा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो वही है, बाहर निकालने के लिए बोला गया है जिसे यह धनायन बन सके। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यह वह अवशोषित ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट से n∞ के लिए लेता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु हेतु En मतलब कि इन nth सेल के लिए किस तरीके से हम nth इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, तो फार्मूला दिया गया है -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, और अगर ये जूल पर एटम को हम चेंज करना चाहते हैं किलो जूल पर मोल में, तो इसके लिए मान हो जाएगा -1312/n² किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी लिख सकते हो आप। तो हाइड्रोजन के लिए आयनीकरण ऊर्जा ई से शो करते हैं जिसको, तो ये क्या होता है, E∞ मतलब कि अनंत में कितना ऊर्जा है और उसका पहले लेवल में कितना ऊर्जा है उसको हम देखेंगे फाइनल और इनिशियल करके, तो हमें पता चल जाएगा। तो E∞ मतलब कि देखो, E∞ मतलब कि इन्फिनिटी के लिए क्या है और 1 के लिए क्या है उसको देखेंगे, इसका मान रख देंगे। देखिए ये वाला मान हमें यहाँ पे पुट करना है, तो n के जगह यहाँ पे पहला इन्फिनिटी रखना है, दूसरा में 1 रख देना है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इन्फिनिटी और 1 दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे इन्फिनिटी रखे हैं और यहाँ पे 1 रखे हैं। तो ये माइनस माइनस में है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, तो इतना रहेगा, फिर माइनस करके अंदर में भी एक माइनस रहेगा, ये हुआ। तो ये वाला आपका यहाँ से लिया गया है, उठाया गया है, बस यहाँ पे n का मान को पुट किए हैं हम।
ये हुआ। तो किसी भी संख्या को हम इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। तो ये देखिए ये 0 हो गया है और ये यहीं पे है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी का मान प्लस हो गया है और इसका जूल पर एटम इसका यूनिट है। तो ये तो प्लस हुआ। अब क्या है देखिए, यहाँ पे एक और लिखे थे ये वाला, तो ये माइनस में था, तो इन्फिनिटी के लिए ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। और क्या है हमारा कि हाइड्रोजन के समान आयन के लिए, हाइड्रोजन के लिए पूछेगा तो ये वाला है, ठीक। लेकिन हमारा और भी तो पढ़ रहे हैं ना, हमारे हीलियम प्लस के लिए पढ़ रहे हैं, लिथियम 2 प्लस के लिए पढ़ रहे हैं। अगर उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान पूछता है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो ई एन इज इक्वल टू वही है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। या क्या लिख सकते हैं, -1312 बाई एन स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर एटम। ये पहले भी लिख चुके हैं। तो आयनन ऊर्जा मतलब कि ई इन्फिनिटी माइनस ये वाला दोनों तो फार्मूला हम ऊपर देख चुके हैं कैसे आता है। तो जैसे कि देखिए आयनन ऊर्जा मतलब कि इन्फिनिटी माइनस E1, तो 0 और EI हाइड्रोजन के लिए जितना रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और आयरन एनर्जी जितना हाइड्रोजन के लिए आएगा, मतलब कि ये जेड पे डिपेंड करेगा। ये तो पूरा का पूरा सेम रहेगा, जैसे कि ये वाला आया था वैसा वाला ही सेम रहेगा। तो जैसे कि हम हीलियम प्लस के लिए निकालना चाहें तो हीलियम प्लस के लिए जेड कितना होता है, हमारा 2 होता है, ठीक है। तो 2 होता है तो यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला 4 इंटू IE हाइड्रोजन, मतलब कि आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन के लिए जितना आता है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हीलियम के लिए आ जाएगा। वैसे ही लिथियम के लिए अगर करें तो लिथियम 2 प्लस के लिए जेड का मान क्या होता है, हमारा 3 होता है, तो 3 रख देंगे। और जितना भी आयनन ऊर्जा आया है आपका हाइड्रोजन के लिए उसको क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लिथियम के लिए भी आ जाएगा। तो इस तरीके से छठवां पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। क्या था हमारा, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज के आयनन ऊर्जा की गणना करना। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं। ये हमारा बोर का सिद्धांत हो गया। अब बोर का सिद्धांत में क्या क्या बचा हमारा कि स्पेक्ट्रल रेखा जो आया है उसका संख्यात्मक मान कैसे निकालें, और बोर मॉडल का सीमा बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके लिए कि संभावित प्रश्न क्या क्या आते हैं। ये इस वाले वीडियो के लिए भी और इससे आने वाला जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसके लिए भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, बोर परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम को किस प्रकार समझाएंगे। दूसरा रहेगा बोर का परमाणु मॉडल को विस्तार से समझाइए। तीसरा बोर के परमाणु मॉडल की सफलता को समझाइए। चौथा बोर सिद्धांत से बोर त्रिज्या की गणना कीजिए। पांचवा हो सकता है बोर सिद्धांत से हाइड्रोजन के समान अन्य स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में सहायता की है, समझाइए। ठीक है। छठवां क्वेश्चन रहेगा बोर सिद्धांत से हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के आयनन ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये वाला 6 वाला जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो से रिलेटेड रहेगा, और ये 7वां और 8वां क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। क्या रहेगा, बोर सिद्धांत से हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम का संख्यात्मक स्पष्टीकरण कीजिए और बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।